नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। आज कश्मीर की राजनीति में क्या हो रहा है, कश्मीर को कौन चला रहा है, वहां सरकार में बीजेपी का पलड़ा भारी है या फिर पीडीपी का। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती बीजेपी की विचारधारा और केंद्र के मिशन के खिलाफ क्यों बोलने लगती हैं? वो इंदिरा गांधी को मोदी से बड़ा क्यों बताने लगी? महबूबा को हुर्रियत नेताओं पर हो रही कार्रवाई क्यों खल रही है? महबूबा क्यों कहने लगी हैं कि एक विचार को जेल में बंद नहीं किया जा सकता और न किसी विचार की हत्या की जा सकती है? क्या वो अलगाववादियों और पाकिस्तान परस्त पत्थरबाजों के साथ हमदर्दी रखती हैं? क्या महबूबा मुफ्ती जानबूझकर एक ऐसी लाइन पकड़ना चाहती हैं जो उन्हें बीजेपी से दूर करे, या फिर सब कुछ एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है? जम्मू कश्मीर की बागडोर संभालते वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद और उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती के इरादे क्या थे? महबूबा अपने इरादों में कामयाब क्यों नहीं हो पाई? और अब आगे महबूबा के सामने विकल्प क्या है? ये सवाल कश्मीर पर दिलचस्पी रखने वाले सभी लोगों को परेशान कर रहा है। अगले आधे घंटे में इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करूंगी और आपको ये बताऊंगी कि असल में कश्मीर की सत्ता के गलियारे में क्या कुछ पक रहा है। दो साल पहले जम्मू कश्मीर की हुकूमत संभालते वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद के दिमाग में एक बात बिल्कुल साफ थी। वो कश्मीर के जज्बाती मुद्दों पर अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहते थे। बीजेपी से गठबंधन के बावजूद वो उन ताकतों को भी जिंदा रखना चाहते थे जो मुख्य धारा में शामिल नहीं हैं। उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में कमजोर हो रही थी। मुफ्ती इस मौके को पीडीपी के हक में बदलने का प्लान बना चुके थे। वो एक ऐसी सरकार चला रहे थे जो उन लोगों से भी हमदर्दी रखती थी जिनका झुकाव अलगाव की तरफ था। बीजेपी के विरोध के बावजूद उन्होंने उन ताकतों के साथ सख्ती नहीं की जो भारत के बजाय पाकिस्तान का झंडा थामकर सड़कों में घूम रहे थे। मुफ्ती को यकीन था कि इस रास्ते से कश्मीर में पीडीपी की जड़ें और मजबूत होंगी। मुफ्ती को अपने इस मिशन में शुरुआती कामयाबी भी मिली, लेकिन आज 2 साल बाद कश्मीर के सियासी हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। पीडीपी और बीजेपी की साझा सरकार चल तो रही है, लेकिन पीडीपी बेहद कमजोर हालत में है। मुफ्ती की बेटी महबूबा एक ऐसी सरकार चला रही हैं जिसमें श्रीनगर से ज्यादा दिल्ली का दबदबा है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि हुर्रियत नेताओं पर एनआईए ने जिस कार्रवाई की शुरुआत की उसकी जानकारी महबूबा मुफ्ती को नहीं थी। कश्मीर में महबूबा का रोल सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फैसलों तक सिमट गया है। पत्थरबाजों पर सख्ती, अलगाववादियों की दौलत की तहकीकात और आतंकवादियों की कारस्तानियों का जवाब गोली से देने का ऑपरेशन सीधे सीधे केंद्रीय एजेंसियां चला रही हैं। वहीं महबूबा की पकड़ सरकार से लेकर अपने वोट बैंक तक दिनों दिन कमजोर होती जा रही है। कभी साउथ कश्मीर महबूबा का गढ़ हुआ करता था, लेकिन आज वहां उनके खिलाफ जबरदस्त माहौल है। 24 जुलाई 2017 24 जुलाई को जैसे ही हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के 8 नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जम्मू कश्मीर की सियासत में हड़कंप मच गया। टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार होने वाले हुर्रियत के जनरल सेक्रेटरी शब्बीर शाह और चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी के दामाद अल्ताफ फंटुश भी थे। इन सभी पर पत्थरबाजों को सुरक्षा बलों पर हमले के लिए पैसा देकर उकसाने का आरोप है। शुरुआती जांच में ये बात पुख्ता हुई कि ये अलगाववादी नेता हिंसा भड़काने के लिए युवाओं को पैसा देते थे। हुर्रियत नेताओं पर ऐसा शिकंजा इससे पहले कभी नहीं कसा था। इससे साफ हो गया कि ये फैसला केंद्र सरकार के आदेश पर हुआ है। ईडी और एनआईए की इस कार्रवाई के बाद सबसे ज्यादा खलबली पीडीपी के भीतर मची। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अलगाववादियों पर कार्रवाई का विरोध किया। These administrative measures
have not helped us to resolve the problem, resolve the, you know, to address the idea of Kashmir by, you know, by replacing it with a better idea. Because my father would always say, idea is something you can neither jail it nor can you kill it. महबूबा की इन बातों से साफ हो गया कि उन्हें ये कार्रवाई बेइंतहा नागवार गुजरी है। अलगाववादी नेताओं पर माहौल बिगाड़ने की साजिश के आरोप सालों से लग रहे थे, लेकिन इससे पहले वो गिरफ्तार होकर छूटते रहते थे। राज्य सरकार इससे ज्यादा कुछ नहीं करती थी, लेकिन इस बार इनकी गिरफ्तारी केंद्रीय एजेंसियों ने की। हुर्रियत नेताओं को इस बार जिस मामले में गिरफ्त में लिया गया वो बेहद संगीन है। पीडीपी को इसी वजह से सियासी नुकसान का अंदेशा सता रहा है। हुर्रियत नेता बार बार इस बात का प्रचार करेंगे, उनके समर्थक इस बात का प्रचार करेंगे, खासकर अली शाह गिलानी की जो संगठन है जमीयत इस्लामी, तो वो सब इसके लिए सीधे सीधे महबूबा मुफ्ती को जिम्मेदार बताएंगे, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ही भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वहां की सरकार चला रही हैं। पीडीपी का सबसे ज्यादा असर दक्षिणी कश्मीर के इलाके में है। यही वो इलाका है जहां अलगाववादियों की मजबूत पैठ है, और यही वो इलाका है जो सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित है। इन दिनों एक तरफ जहां पत्थरबाजों की मददगारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है, तो दूसरी तरफ आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ का मिशन ऑल आउट चल रहा है, जिसके तहत चुन चुनकर आतंकवादियों का सफाया किया जा रहा है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत अब तक करीब 112 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। एक तरफ आतंकियों को ढेर किया जा रहा है, तो दूसरी ओर आतंकियों को शह देने वाले अलगाववादियों के खिलाफ कड़ा एक्शन हो रहा है। ऐसे में पीडीपी को अपनी सियासी जमीन खिसकने का डर सता रहा है, जिससे मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती दबाव में हैं। परेशान महबूबा मुफ्ती ने इस नुकसान की भरपाई के लिए नया दांव चल दिया है। महबूबा ने कश्मीर के विशेष दर्जे की बात उठा दी। कहा, अगर अनुच्छेद 370 या अनुच्छेद 35A से छेड़छाड़ की गई तो कश्मीर में तिरंगे को उठाने वाला एक भी आदमी नहीं मिलेगा। 35A के साथ छेड़छाड़, ये जो साहब मेरे पास सामने बैठे हैं या मैं बैठी हूँ, जो वहाँ पर हमारी पार्टीज जो वहाँ नेशनल फ्लैग को लेके खड़े होते हैं, सारे रिस्क के बावजूद हमारे वर्कर्स, इनके भी हजारों की तादाद मारे गए, हमारे भी मारे जाते हैं। तो मैं ये बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उस झंडे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। महबूबा ने यहाँ तक कहा कि कश्मीर के लोग टास्क फोर्स से नहीं डरते, उनको पुलिस का भी डर नहीं है, वो लोग आर्मी से भी नहीं डरते। महबूबा ने कहा, इस वजह से ही पत्थरबाजी नहीं रुक रही और यहाँ बंदूकों का इस्तेमाल हो रहा है। माना जा रहा है कि महबूबा दक्षिण कश्मीर के अपने गढ़ को बचाने के लिए ऐसे बयान दे रही हैं। महबूबा मुफ्ती लेड गवर्नमेंट जो है, जिसका मतलब जो स्ट्रांग होल्ड जिसका साउथ में ही है, दक्षिण कश्मीर में है, तो अगर हम देखेंगे मतलब फौज ने जो ऑपरेशन मिलिटेंट्स के खिलाफ शुरू किया है जनूबी कश्मीर में, तो ये बहुत ही चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए। महबूबा को सबसे बड़ा डर इस बात का है कि शब्बीर शाह के बाद कहीं सैयद अली शाह गिलानी, मीर वाइज उमर फारूक और यासिन मलिक की भी गिरफ्तारी न हो जाए, जिसके आसार लगातार बन रहे हैं। एनआईए ने गिलानी के दोनों बेटों नईम गिलानी और नफीस गिलानी को पूछताछ के लिए नोटिस भेज रखा है। कहती है कि मतलब अगर उनके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई की जाए तो स्टेट के लिए ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस वजह से वो खुलकर मतलब उनका सपोर्ट नहीं कर सकती और नहीं वो मदद कर सकती है। महबूबा ने अलगाववादियों पर कार्रवाई के खिलाफ नाराजगी जताकर अपने वोटरों को ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो बीजेपी के रिमोट कंट्रोल से नहीं चलती, और कोई कुछ भी कहे लेकिन उनके दिल में अलगाववादियों के लिए हमदर्दी कायम रहेगी। मुफ्ती मोहम्मद सईद की मौत के वक्त महबूबा का कश्मीर के आवाम में जबरदस्त असर था। वो चाहती थी कि कश्मीर की जनता और उनके जज्बाती मुद्दों के साथ उनका ये रिश्ता सत्ता में जाने के बाद भी बरकरार रहे। महबूबा बीजेपी से थोड़ा दूर और कश्मीरी आवाम के करीब नजर आना चाहती थी,
महबूबा जोर देती रही कि एजेंडा ऑफ अलायंस तय होने के बाद ही उनकी ताजपोशी हो, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इसी दौरान बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला। पीडीपी का एक धड़ा महबूबा के ही खिलाफ खड़ा कर दिया। इस धड़े की अगुवाई कर रहे थे अल्ताफ बुखारी। मुफ्ती मोहम्मद सईद के करीबी अल्ताफ एक बड़े बिजनेसमैन भी हैं। ये बात जब महबूबा को पता चली तो वो सीधे दिल्ली पहुंची। यहाँ बीजेपी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री से मुलाकात की और किसी तरह से पार्टी टूटने से बची। आनन फानन में महबूबा ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। मुख्यमंत्री बनने के बाद महबूबा ने पार्टी पर पकड़ बनाने की कोशिश की। अल्ताफ और उनके समर्थकों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। बावजूद इसके महबूबा कभी भी उतनी ताकतवर नहीं हो पाई जितना उनके वालिद मुफ्ती मोहम्मद सईद थे। महबूबा के शासनकाल में जम्मू कश्मीर में पीडीपी कमजोर होती गई। बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद भड़की हिंसा के लिए महबूबा आवाम के कटघरे में आ गई। महबूबा जो चाहती थी उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। कभी पुलिस और सेना की गोलीबारी में मारे गए नौजवानों के जनाजे में शिरकत करने वाली महबूबा पर खुद कश्मीरियों पर गोली चलवाने के इल्जाम लगने लगे। कश्मीर में महबूबा की जमीन कमजोर होती गई और उधर बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी और मजबूत होती गई। बुरहान वानी यानी कश्मीर घाटी में आतंक का पोस्टर बॉय 8 जुलाई 2016 को सुरक्षा बलों ने बुरहान को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। इसके बाद कश्मीर के कई इलाकों में जबरदस्त हिंसक प्रदर्शन हुए। कई हफ्ते तक हालात बेकाबू रहे। हिंसक प्रदर्शनों के दौरान 90 से ज्यादा लोग मारे गए। तब बिगड़े हालात को संभालने में महबूबा सरकार पूरी तरह नाकाम नजर आई। वो सिर्फ सुरक्षा बलों पर सवाल खड़ा करते दिखी। हिंसक प्रदर्शनों को काबू में करने के लिए हो रहे पैलेट गन के इस्तेमाल का उन्होंने कई बार विरोध किया, लेकिन ऐसा करके न तो वो घाटी के नौजवानों का भरोसा हासिल कर पाईं और न ही हालात संभाल पाईं। महबूबा जी में अभी वो राजनीतिक परिपक्वता नहीं है जो मुफ्ती साहब में थी। मुफ्ती साहब राजनीतिक रूप से परिपक्व होते हुए पहले कांग्रेस के साथ सरकार चला चुके थे, उसके बाद वो बीजेपी के साथ चला रहे थे, उन्हें मालूम था। लेकिन महबूबा जी अभी थोड़ा सा उनको अभी राजनीतिक परिपक्वता की जरूरत है। बुरहान वानी की मौत के बाद घाटी में हालात में बड़ा बदलाव आया। आतंकी संगठनों से जोड़ने वाले नौजवानों की तादाद बढ़ गई। संसद में 21 मार्च को पेश एक आंकड़े के मुताबिक 2016 में घाटी में 88 युवा उग्रवादी संगठनों में शामिल हुए थे। साल 2010 की तुलना में ये आंकड़ा करीब 55% ज्यादा था। ये चिंताजनक बात इसलिए भी थी क्योंकि साल 2014 और 2015 में आतंकी संगठनों से जोड़ने वाले युवाओं की संख्या में बेहद कमी आई। इसकी वजह से पीडीपी कमजोर पड़ती दिखाई दी तो बीजेपी अपने वोट बैंक को साधने में कामयाब होती नजर आई। आपके सामने दो रास्ते हैं जो आपके भाग्य को किस दिशा में ले जाए। एक तरफ है टूरिज्म, दूसरी तरफ है टेररिज्म। पीएम मोदी के इस बयान ने कश्मीर को लेकर केंद्र का एजेंडा तय कर दिया था। अब महबूबा दो राहे पर थीं। एक तरफ उन पर विरोधी आरएसएस के इशारे पर काम करने का आरोप लगा रहे थे, बीजेपी का पिछलग्गू बता रहे थे, तो दूसरी तरफ उनके लिए कोई ऐसी बात करना मुश्किल हो गया था जिससे श्रीनगर के डाउनटाउन से लेकर दक्षिण कश्मीर के अपने असर वाले इलाके के लोगों को खुश किया जा सके। महबूबा इससे असमंजस में दिखाई दी। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने आपसे हाथ मिलाया था इसी आग के दरिया को रोकने के लिए, और मुझे खुशी है आप एक जुर्रतमंद इंसान हैं। आप जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं।
3 महीने पहले महबूबा ने पीएम मोदी की ये तारीफ की थी और इसके बाद कह दिया कि भारत का मतलब इंदिरा गांधी होता है। To me, India is Indira Gandhi. Maybe some people don't like her. To me, that's India. You know, when I was growing up, she represented India for me. You know, she was the image that जब बोलते थे क्या है तो यही हिंदुस्तान की जो हमारे मुल्क की फिल्में हैं, that is India. इंदिरा गांधी की इस कदर तारीफ के बाद महबूबा ने फिर कहा, मुझे लगता है कि मोदी इस वक्त के व्यक्तित्व हैं, वो इतिहास का व्यक्तित्व हो सकते हैं और उनका नेतृत्व एक संपत्ति है जिसका दोहन करने की जरूरत है और साथ ही मिलकर काम करने तथा कश्मीर को संकट से बाहर निकालने का एक रास्ता होना चाहिए। जो वो बोल रही है वो कई नई बात नहीं बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी को इसको पता था कि उनकी पॉलिसी पहले की क्या है। जो उनका एजेंडा ऑफ अलायंस बना उसमें लिखा हुआ है कि बातचीत हर स्टेक होल्डर से होगी और उसमें हुर्रियत का नाम लिखा हुआ है। कहते हैं कि समझदार नेता वो होता है जिसकी बातों में साफ गोई हो, लेकिन महबूबा एक ही समय में अलग अलग बातें करती नजर आती हैं। इसे उनकी उलझन का सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आज के मुश्किल दौर में महबूबा को सबसे ज्यादा यकीन अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों पर है। महबूबा के मामा सरताज मदनी पार्टी में सबसे ज्यादा मजबूत नेताओं में से एक हैं। कहा जाता है कि महबूबा के हिस्से में जितने सरकारी काम हैं, उनमें से ज्यादातर मदनी के इशारे पर ही होते हैं। महबूबा की बेटी इर्तिका के पास पार्टी में कोई पद नहीं है, लेकिन वो सरकार और पार्टी में सक्रिय है। महबूबा के भाई मुफ्ती तसद्दुक सईद को सरकारी पद दिया जा चुका है। खुद महबूबा के सामने इस वक्त ज्यादा विकल्प नहीं है। उन्हें पता है कि अगर इस वक्त उन्हें जनता के बीच जाना पड़ गया तो मायूसी ही हाथ लगेगी। इसलिए वो किसी तरह से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बनी रहना चाहती हैं। कहते हैं जब घर मजबूत हो तभी दुश्मन से लड़ाई के लिए मैदान में उतरना चाहिए। यही वजह है कि महबूबा संभल कर कदम रख रही हैं। अंदर खाने बीजेपी से चाहे जितनी नाराजगी हो, लेकिन पीडीपी गठबंधन तोड़ने की राह पर आगे नहीं बढ़ना चाहती हैं। महबूबा को पता है कि हालात उनके पक्ष में नहीं हैं। ऐसे में चुनावी मैदान में जाने का जोखिम उठाना ठीक नहीं। डर इस बात का भी है कि अगर बात बढ़ी तो पार्टी के भीतर भी उन्हें चुनौती मिल सकती है। राज्य की 87 सदस्यीय विधानसभा में पीडीपी को 2014 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 28 सीटें मिली थीं, जबकि बीजेपी को 25 सीटें मिली थीं। पीडीपी को डर इस बात का है कि अगर चुनाव हुए तो उनके पुराने गढ़ दक्षिण कश्मीर में उनकी सीटें घट सकती हैं। मौजूदा माहौल में राज्य के बाकी हिस्से में सीटें बढ़ने की उम्मीदें भी कम हैं। यही वजह है कि वो सरकार की गाड़ी को खींचना चाहती हैं। ये तो बहुत मुश्किल है, इसको तो चलाना ही चलाना पड़ेगा ये अगले जब तक ये हुकूमत रहेगी। महबूबा मुफ्ती के लिए बहुत चैलेंज है और वो कांटों पर चल रही है इस वक्त। उधर बीजेपी भी महबूबा से खुश नहीं है। बीजेपी को लगता है कि पीडीपी लगातार तुष्टीकरण की राजनीति में जुटी है। इसी वजह से राज्य में विवाद ज्यादा हुआ, विकास कम। अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर हमले के बाद अंदर खाने तनातनी और बढ़ गई। मोदी सरकार की रणनीति इस मामले में स्पष्ट है। उनका कहना है कि भाई बातचीत बहुत हो चुकी, बातचीत से कोई हल नहीं निकला, पहले हम अलगाववादियों को और आतंकवादियों को अलग थलग करेंगे। पीडीपी को पता है कि अगर बीजेपी के साथ रिश्ते की डोर ज्यादा खींची तो गठबंधन टूटते देर नहीं लगेगी। मौजूदा हालात में एक बड़ा सवाल उठता है कि महबूबा और हुर्रियत के रिश्ते कैसे हैं? क्या महबूबा नहीं चाहती कि हुर्रियत के नेताओं पर सख्ती हो? कहा जा रहा है कि महबूबा ये नहीं चाहती कि हुर्रियत के 3 सबसे बड़े नेता मीरवाइज उमर फारूक, सैयद अली शाह गिलानी और यासिन मलिक तक एनआईए पहुंच पाए। इसलिए राज्य सरकार ने इन नेताओं को या तो गिरफ्तार कर रखा है या फिर नजरबंद हैं। इन तीनों नेताओं के साथ पीडीपी का राफ्ता रहा है। महबूबा नहीं चाहती कि बीजेपी की हवा में ये रिश्ते खत्म हो जाएं और आने वाले समय में उन्हें अपनी राजनीतिक जमीन तलाशना ही मुश्किल पड़ जाए।
हुर्रियत नेता शब्बीर शाह इस वक्त रिमांड पर हैं, तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी का नंबर किसी भी वक्त आ सकता है। हुर्रियत के गिरफ्तार नेताओं ने एनआईए की पूछताछ में कबूल किया कि हवाला के जरिए पाकिस्तान से आने वाला फंड हुर्रियत नेताओं तक पहुंचता था और वो इसमें से अपना कमीशन काटकर बाकी रकम पत्थरबाजों और हिंसा भड़काने वालों तक पहुंचाते थे। टेरर फंडिंग से जुड़ी जांच में जब सैयद अली शाह गिलानी के बड़े बेटे नईम गिलानी पर शिकंजा कसा और छापेमारी हुई तो गिलानी खानदान के आतंकी कनेक्शन को लेकर बड़ी लीड मिली। सूत्रों की माने तो एनआईए को नईम के यहाँ से एक चिट्ठी हाथ लगी। ये चिट्ठी उसे हिजबुल मुजाहिदीन के एरिया कमांडर बुरकान ने लिखी थी। बुरकान ने अपनी चिट्ठी में नईम गिलानी को मदद के लिए शुक्रिया कहा। नईम से जुड़ा एक और दस्तावेज सामने आया है जिससे पता चलता है कि नईम गिलानी कश्मीरी युवाओं को पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने की सिफारिश करता था। सूत्रों की माने तो इसके एवज में नईम कश्मीरी नौजवानों से पैसे ऐंठता था। पेशे से सर्जन रहा नईम गिलानी 11 साल पाकिस्तान में रह चुका है। इन खुलासों के बाद गिलानी पर शिकंजा कसना तय है। वहीं मीर बाइज उमर फारूक और यासिन मलिक के खिलाफ भी पुख्ता सबूत मिल चुके हैं। पीडीपी इन अलगाववादियों की अब तक तरफदारी करती रही है, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों की सख्त कार्रवाई के बाद उसके लिए अब आगे ऐसा करना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से महबूबा परेशान हैं। केंद्र की हुर्रियत को लेकर नीति बिल्कुल साफ है। केंद्र हुर्रियत के नाम से चल रहे अलगाववादियों के गठजोड़ को ध्वस्त करना चाहता है। पिछले साल बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद हुर्रियत के 3 बड़े धड़े एक साथ आ चुके थे। इन तीनों को जोड़ने में शब्बीर शाह का अहम किरदार था। आज शब्बीर शाह ईडी की हिरासत में है। हुर्रियत बिल्कुल बेदम है। उसके हड़ताल के ऐलानों का घाटी में भी असर नहीं हो रहा। आवाम के दिल में ये बात घर करने लगी है कि हुर्रियत ने पाकिस्तान और भारत दोनों तरफ से अपनी दौलत बनाई और कश्मीरियों का इस्तेमाल किया। केंद्र की नीति ये है कि कश्मीरियों की नुमाइंदगी करने वाले हुर्रियत नेताओं की जगह एक नई लीडरशिप खड़ी की जाए। सिविल सोसाइटी के ऐसे लोगों को आगे रखा जाए जिन पर आम कश्मीरी भरोसा करते हों और आने वाले दिनों में अगर बातचीत का माहौल बनता है तो इन्हीं से बात की जाए। केंद्र अब आम लोगों को अलगाववादियों की असलियत बताना चाहता है कि कैसे इन्होंने पैसे के लिए कश्मीर में आग लगाई। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता शब्बीर शाह इस वक्त ईडी की रिमांड पर हैं। 3 अगस्त को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में ईडी ने बताया कि उसे शब्बीर शाह के 1000 करोड़ रुपए के लेन देन का पता चला है, जिसके तार पाकिस्तान और दुबई से लेकर इंग्लैंड तक जुड़े हैं। एनआईए की जांच में इसी तरह सैयद अली शाह गिलानी सहित तमाम हुर्रियत नेताओं की अरबों की प्रॉपर्टी का खुलासा हो चुका है। ऐसे में केंद्र की नीति कश्मीर घाटी में एक नए नेतृत्व को खड़ा करने की है, जिसकी अगुवाई सिविल सोसाइटी के लोग करें, जिसके लिए कश्मीरियत सबसे ऊपर हो, जिनके दिल में हिंदुस्तान धड़कता हो। लोगों को ऑप्शन तो देना पड़ेगा ना आपको, और ऑप्शन बेटर देना पड़ेगा। अभी जो मांग रहे हैं उससे बेटर उनको समझाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा आजादी आपका मुस्तकबिल नहीं है, आप भारत आपका मुस्तकबिल है। माननीय प्रधानमंत्री, इसके लिए मोदी सरकार ने बड़ी नीति बनाई है। उम्मीद है धीरे धीरे ही सही इसके बड़े नतीजे सामने आएंगे। कुल मिलाकर कश्मीर की राजनीति में इस वक्त बीजेपी का अपर हैंड है। कमजोर पीडीपी और बेदम हुर्रियत बीजेपी के लिए मुफीद माहौल बना रही है। बीजेपी केंद्र सरकार की कश्मीर पॉलिसी को बाकी देश की राजनीति के लिए फायदेमंद मानती है। बीजेपी को उम्मीद है कि कश्मीर में उसकी कड़क नीति का फायदा 2019 में पूरे हिंदुस्तान में होगा। उधर महबूबा मुफ्ती के लिए आने वाले दिन काफी मुश्किल भरे हो सकते हैं। आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नए मसले के साथ।
जिसका ताल्लुक हम सबसे होगा। तब तक के लिए नमस्कार।